मध्यकालीन, और दूसरी साइड से आधुनिक विश्व इतिहास है। क्लियर है? ये दो पार्ट में है और 12 क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे 3 क्वेश्चन रहेगा, यहां भी 3 क्वेश्चन रहेगा, यहां भी 3 क्वेश्चन रहेगा, और यहां भी 3 क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? यहां देख लीजिए 1 मिनट, नहीं तो कहिए थोड़ा देर बात कर लीजिए। उसके बाद गर्मी हमें भी लग रही है सेम टू सेम जितना आपको लगती है। ऐसा मत सोचिए कि मुझे एसी का हवा लग रहा है, बंद है तो मुझे भी नहीं लगती है, और मुझे लगी तो आप लोग को भी लगेगी। इसमें अगर देखिएगा 6 क्वेश्चन लिखना है, 12 क्वेश्चन है, पकड़ लीजिए इस बात को। 3 क्वेश्चन प्राचीन से लिखना है, 3 क्वेश्चन मध्यकालीन से रहेगा, 3 क्वेश्चन आधुनिक से रहेगा, और 3 क्वेश्चन विश्व इतिहास से रहेगा। टोटल 12 क्वेश्चन हो गया। लिखना कितना है? 6 क्वेश्चन लिखना है। एक काम करते हैं सुजीत सर, मध्यकालीन से 3 क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्राचीन का खेल खत्म कर दे। हाँ, अब चिल होने लगा, आएगा ये। यहां से अगर लिख लिया जाए तो ये रहने दें, इसको समाप्त कर दें। एक काम करते, प्राचीन आप मत पढ़ाइए, यहां लिखने दीजिए। यहां पे क्या करेंगे, विश्व इतिहास को छोड़िए ना सुजीत सर, आधुनिक को पढ़ा दीजिए। उसको 6 क्वेश्चन चाहिए ना, 6 क्वेश्चन में दे दिया, 3 क्वेश्चन मध्यकालीन से, 3 क्वेश्चन आधुनिक से, काम कंप्लीट। ये 4 जो है तमाशा दे दिया है, लेकिन नहीं, ऐसा ये गेम खेला ही नहीं है। ऐसा सेफ गेम खेला है जहां से आप बच के निकल ही नहीं सकते हैं। इसमें बताया कि पार्ट ए में प्रत्येक खंड से, खंड ए, खंड बी या खंड ओ और खंड बो, प्रत्येक खंड से 2 से अधिक क्वेश्चन नहीं लिखना। स्टार मार्क नीचे लिख दिया LIC की तरह। यानी कि अगर आप प्राचीन लिख रहे हैं तो 2 क्वेश्चन लिखिए। लिखना कितना है? खंड से 3, 1 क्वेश्चन आप मध्यकालीन से लिखिए। अगर आप मध्यकालीन से 2 क्वेश्चन लिखते हैं तो 1 क्वेश्चन प्राचीन से लिखिएगा। जिनको समझ में नहीं आएगा ना, हाथ उठाइएगा प्लीज, ये एकदम बेसिक है। इसको 3 ही क्वेश्चन लिखना मात्र। ये पार्ट ए है ना, इसमें 3 क्वेश्चन आपको लिखना है, जबकि दिया गया 6 क्वेश्चन, 3 यहां 3 यहां। लेकिन प्रत्येक खंड में 2 से अधिक नहीं लिखना है। तो अगर 2 यहां लिखे तो 1 यहां लिखिए। क्लियर हुआ? और 2 यहां लिखे तो 1 यहां लिखिए, तो ये पूरा जाके 3 बनेगा। पकड़ में आया? ये बेसिक चीज है। अगर कहिएगा ना कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है और ये चीज नहीं आएगा तो बड़ा शर्म की बात है। अक्सर पढ़ा देते हैं और पता ही नहीं होता बच्चों को वाकई में करना क्या है। अब सेम कंडीशन यहां भी लेके आते हैं आपके सामने। आधुनिक में यहां कितना क्वेश्चन लिखना है? 3, और यहां पे 3, टोटल 6। लिखना कितना है? 3 क्वेश्चन। यहां भी 2 क्वेश्चन या तो आधुनिक से लिखिए, या फिर 1 क्वेश्चन यहां से लिखिए, या फिर 2 क्वेश्चन विश्व से लिखिए, तो 1 क्वेश्चन यहां से लिखिए। टोटल 6 क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं? कौन? सही ना, कर देते हैं, छोड़िए। हो तो रहा था ठंड, बंद कर दिए। बंद काहे के लिए कर दिए? एक तो ये चिल होने लगा, बंद कर दिया क्या? दो मिनट रुक जाइए, आइए चले। ये आपका सिलेबस है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है जो आप समझ जाइए। यानी कि अब हम अपना बता रहे हैं आपको। प्राचीन है, मध्यकालीन है। प्राचीन में आपको 2 क्वेश्चन लिखना है। दुनिया 1 क्वेश्चन लिखेगी, आपको 2 क्वेश्चन यहां लिखना है। यहां कोई रिस्क नहीं खेलेगा और हम आपको रिस्क खिलाएंगे यहां पे। यहां पे मध्यकालीन जो है मात्र 1 क्वेश्चन आपको लिखना है। पढ़ा हम देंगे 3 क्वेश्चन लाइक, लेकिन आपसे लिखवाएंगे सिर्फ 1 क्वेश्चन यहां मध्यकालीन में। सारा स्टूडेंट मध्यकालीन में लिखेगा 2 क्वेश्चन, आप यहां पे 1 क्वेश्चन लिखिएगा। हम आपको यहां 2 क्वेश्चन लिखवाएंगे प्राचीन में। सेम कहानी लौट के आइए पार्ट बी में।
यहां पे आधुनिक में जनरली सारे स्टूडेंट 2 क्वेश्चन लिखेंगे, सारे 2 क्वेश्चन लिखेंगे, और इसमें अगर बस चल जाए तो एक भी ना लिखे, लेकिन मजबूरी है इसलिए 1 क्वेश्चन यहां लिखेगा। हम आपको 2 क्वेश्चन यहां से लिखवाएंगे। अब तक का रिकॉर्ड है, सारा बच्चा यही किया है, आगे भी हम आपको यही करवाएंगे। अब जब विश्व इतिहास पढ़ाएंगे तो हमारा टारगेट होगा 2 क्वेश्चन आपका सही करवा देना, यानी 3 क्वेश्चन जो देगा तीनों के तीनों मिल जाना चाहिए आपके पास में। 2 क्वेश्चन आप लिख के आइए। यहां पे आधुनिक में तीनों के तीनों क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको लिखना सिर्फ 1 क्वेश्चन है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप गलती से टच 2 क्वेश्चन मत कीजिएगा, तो पूरी दुनिया वही लिखेगी, आप थोड़ा सा अलग लिखिएगा नंबर बढ़ जाएगा। यहां प्राचीन में पूरी दुनिया 1 क्वेश्चन लिखेगी, हम आपको 2 लिखवाएंगे, और यहां पे मध्यकालीन में 2 क्वेश्चन पूरी दुनिया लिखेगी, आप 1 क्वेश्चन लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि मेरा ही स्टूडेंट ऐसा करेगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो करेंगे। 90% स्टूडेंट वही काम करेंगे, जो आसान होगा उसी को लेके चलेंगे, हम आपको मुश्किल में लेके चलेंगे। क्लियर हो गया? ये आपका सिलेबस है, इतना क्वेश्चन को आपको टच करना। इतिहास कौन सा हार्ड है जरा बताना तो। आपका क्लास जो स्टार्ट होगा मध्यकालीन से, और 1 क्वेश्चन मुझे सही करवाना, मात्र 1। क्या 1 क्वेश्चन आपको 10 दिन के अंदर नहीं हम समझ सही करवा देंगे? 10 से 15 दिन, 1 महीना, इतना कर दें कि 1 क्वेश्चन आ जाएगा आपको, 100% आ जाएगा। अभी जो इतिहास शुरू होगा इसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन लाइक हमको पढ़ाना आपको है, 2 क्वेश्चन लाइक पढ़ाना भी नहीं है। वैसे ही जब प्राचीन पढ़ाएंगे तो मात्र 2 क्वेश्चन लाइक हमको आपको पढ़ाएंगे, बाकी 1 भी नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ा सब देंगे। कहने का मतलब है इतने ही क्वेश्चन तक का हमें पढ़ना है। विश्व इतिहास में आएंगे तो यहां पे 2 क्वेश्चन पढ़ना है, और आधुनिक में आएंगे तो यहां पे 1 क्वेश्चन पढ़ना है। क्या मुश्किल है क्या ये इतिहास? चलें आगे। कोई डाउट यहां तक? किन्हीं को कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं। इतिहास क्या है, आइए इतिहास को थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, तो फिर आसान हो जाएगा इतिहास। हाँ, आइए, जब इतिहास को सिंपल में अगर मैं पूछूं इतिहास क्या है, तो अभी कितने की हालत खराब हो जाएगी। इतिहास आप इधर उधर की बातें कहेंगे, तो पूछने से बेहतर है मैं खुद ही आपको बता दूं क्या है इतिहास। इतिहास जो है बीती हुई घटना का क्रमबद्ध अध्ययन है। इससे बेहतरीन डिफिनेशन आपको मिलेगा ही नहीं। और ऑब्जर्व कीजिए तो यही बात आएगा, जो पीछे बीत गई घटना है ना, उसी का जो अध्ययन आप करते हैं ना, वही इतिहास है। अब वो घटना कुछ भी हो सकती है, हिंसक भी हो सकती है, अहिंसक भी हो सकती है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और एक रियल में एक स्टूडेंट ही हमको समझाया, ये बात आया था, पता नहीं क्या नाम है, ध्यान नहीं है, वो क्लास में जब आया था, ऑफिस में आया था, तब वो बताया था, ऐसे ही समझा रहा था। वो चीज मैं आपको भी शेयर करना चाहूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा था उसका एग्जाम्पल दिया हुआ। जो आपका बचपना है ना, कुछ बातें आज भी याद होगी बचपन की, वो जो है आपका एंशिएंट इंडिया है, प्राचीन है। जो आपका युवा अवस्था है ना, जो युवा अवस्था मतलब क्या है, आप क्या कर सकते हैं, 15 के बाद जो एज आ गया, 17 के बाद जो आ गया, वो युवा वाला अवस्था हो गया, जहां से आप बिगड़ने वाला मूड हो गया। और वो बिगड़ने वाला कौन है? वो मध्यकालीन है। बात समझ में आ गया? और जो युवा अवस्था के बाद समाप्त होके एक वयस्क के रूप में हो जाते हैं, वो पूरा का पूरा जो टाइमिंग चलता है वो आधुनिक चलता है। और जब अंतिम कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि अब दिन दुनिया से बेखबर हैं, तो वो विश्व इतिहास में कन्वर्ट होता है, जिसको राम राम करते हैं। देखते होंगे ना, मंदिर में मस्जिद में लोग जाते हुए शुरू कर देते हैं। आपके पास टाइम है नहीं, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब पता चलेगा भाई भगवान बुलाने वाले हैं कभी भी, तो अटेंडेंस लगाना शुरू कर देते हैं लोग। देखें ना, वो जो है आपका विश्व इतिहास है। अगर ऐसे पढ़ा जाए तो इतिहास नहीं मजेदार है क्या? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बचपना कैसी थी, अगर आपकी मम्मी बताती तो मजा नहीं आता क्या? तो हमारे देश का इतिहास कैसा था, अगर मैं आपको समझाऊंगा तो क्या मजा नहीं आएगा क्या? आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल, 2000 साल पीछे की घटनाएं आपके सामने रखें, 3500 साल, 4000 साल, 5000 साल पीछे की घटना आपके सामने सुपुर्द करेंगे कि 5000 साल हमारी देश की राजनीति क्या थी, आर्थिक क्या थी, सामाजिक क्या थी, सांस्कृतिक क्या थी, धार्मिक क्या थी। इन सारी बातों पर अगर चर्चा करें तो क्या इंटरेस्ट नहीं आएगा? 10 साल पीछे की कहानी जब बताती है मम्मी, तब तो बड़ा अजीब सा फीलिंग होता है। बेटा, जहां ये बिल्डिंग देख रहे हो ना,
मम्मी जब आपसे बोलती है यहां पे पहले क्या होता था, जितना भैंस था ना, भैंसिया सब यहां लोटे रहती थी, बड़ा सा गड्ढा था, तालाब था, जंगल था। कई बार आप सुनते होंगे तो बड़ा अजीब सा लगता था यार। मुझे भी याद है कि गांव का सारा नाला का जो पानी होता था उसी गड्ढे में गिरता था, और आज उस गड्ढे को तो छोड़ दीजिए, उसका कीमत करोड़ों में है। अब वो गड्ढा रहा नहीं, वो आपके बचपन के टाइम में गड्ढा था। आज वो क्या है, वहां पे अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन गई है, पता ही नहीं चला वो गड्ढा कहां भाग गया है, अब कैसे दिखेगा। आपने ये चीज देखा, जब ये बात बोलती तो कैसा फीलिंग होता है, या दादी जाके आपको ये बात बताती है, बेटा तुम लोग ना आज मर्सिडीज पे शादी करते हो, हम लोग के टाइम में क्या होता था ना, बैलगाड़ी आता था, बैठ जाते थे, 3 दिन में पहुंचते थे, पता ही नहीं चलता था कि कौन दुनिया में जा रहे हैं, क्योंकि आगे टंगा हुआ होता था पर्दा। अगर ऐसी करके सुनाती तो कैसा फील होता आपको, बड़ा अच्छा फील होता है। बेटा ऐसे ही नहीं, बहुत मेहनत की है, तुम्हारे दादाजी बहुत सच्चे ईमानदार नेक इंसान थे, अब थे कि नहीं पता क्या, लेकिन जो बोले वो सुनो। क्या इतिहास में ये चीज नहीं है, कुछ बातें जो है वो साक्ष्य पे खड़ी उतर ही नहीं पाती, दिमागी काम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या है या नहीं है इतिहास, अभी बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। जब आपको हड़प्पा सभ्यता बताएंगे, डेट में ही कंफ्यूजन बताएंगे, कोई इतिहासकार कुछ बोल रहा, कोई इतिहासकार कुछ बोल रहा, उसका पतन में भी समस्या बताएंगे आपको, सब में बताएंगे, कुछ पता ही नहीं है डेट क्या है। तो यानी बीती हुई घटना का क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब क्या है, क्रम की तरह सीरीज बाय सीरीज, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो इसी को कहते हैं इतिहास। अब हवा आ गया, बंद कर दीजिए, आ जाएगा। हमारे साथ समस्या क्या है, हम क्रम से पढ़ते ही नहीं है, हमको पढ़ने की आदत नहीं है, जो जहां मन हुआ वहां से पढ़ लिए, अगर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाए। अभी हम आपको जो स्टार्ट करें अरबों का आक्रमण से नहीं, हम डायरेक्ट आपको कहें एक काम करो, दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करते हैं, क्या मध्यकालीन आपको हम समझा पाएंगे कभी, और आप समझ पाइएगा, हम तो समझा देंगे, आप समझ पाइएगा। या हम मुगल से स्टार्ट करते हैं, अकबर कैसा लगता है, क्या बात करते हैं सुजीत सर, अकबर दी ग्रेट, पढ़ाइए अकबर से। अगर मैं अकबर से स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, और फिर लौट के जब बाबर के पास पहुंचूंगा, आपका दिमाग काम करेगा, लगता भी है। क्रमबद्ध अध्ययन इसीलिए लिखा गया, तभी आप इतिहास पकड़ पाइएगा, वरना इतिहास नहीं समझ पाइएगा। क्लियर, सबसे पीछे हमको देखिए एक बार। नेक्स्ट है व्यवस्थित अध्ययन। दूसरा क्या है, व्यवस्थित अध्ययन। इतिहास में फिक्स से कोई भी घटना हो तो जीवन के चारों क्षेत्र से जोड़ दो, राजनीति से, आर्थिक से, सामाजिक से, धार्मिक से, या फिर संस्कृति से। उसके बाद कोई पहलू हो तो बताइए, आप आपके नजर में कुछ है तो कोई एक भी पॉइंट बताइए, बहुत कर सकते हो तो भौगोलिक भी बोल सकते हैं आप, बस यही, उसके बाद बताइए। तत्कालिक कान तो इसी में नहीं जाएगा, सामाजिक में जाएगा, वो तो घटना के ऊपर है ना तत्कालिक कारण, जो कोई ऐसी घटना घटेगी उसके अंदर ना वो आएगा। बात समझ में आ रही ना, हो सकता है वो राजनीति में भी जाए, हो सकता है वो आर्थिक में भी जाए, बात समझ में आ रही ना। आइए, और बेटा इतना होशियार जीवन में नहीं खरीदूंगा, आप हैं किस लिए, पैसा दिए आपको, सिलेबस कोई बताना नहीं चाहता। आपने सोचा क्यों, क्योंकि अगर उसने सिलेबस बता दिया तो वो पूरा करना होगा उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसलिए सिलेबस कोई नहीं देता, कोई कभी नहीं देगा आपको सिलेबस, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए। अब जब मध्यकालीन की बात आ गई है तो मध्यकालीन को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया हूं, और यहां से जो हम क्वेश्चन लिखेंगे वो कितना क्वेश्चन लिखेंगे, 1 क्वेश्चन। यानी आज से जो हमारा शुरू होगा इसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन के लिए शुरू होगा। क्लियर है, 1 क्वेश्चन के लिए जितना हम समय इसमें ले लें। लेकिन सुजीत सर 1 क्वेश्चन आप तो जानते तो नहीं है ना कि 1 क्वेश्चन कौन आएगा, ये भी आपके अंदर क्वेश्चन हो रहा होगा। यहां 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 में मुझे एक ही ना लिखवाना है आपसे, 3 के 3 भी अगर जानते तो भी लिखना होगा, 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, 2 ही लिख सकते हैं ना। हम आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन लिखवाएंगे, 3 में 1 लिख दीजिए, काम खत्म कीजिए। क्लियर, इसमें जो पहला है वो है प्रारंभिक मध्यकाल, और दूसरा जो है मध्यकालीन भारत, यानी मध्यकाल का शुरू वाला टाइम और मध्यकाल का अंत वाला टाइम। 2 कंडीशन में हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया ताकि सिलेबस आप आसानी से समझ सकें बच्चों की तरह। कोई डाउट,
नहीं है ना। अब यहां पे है प्रारंभिक मध्यकाल और मध्यकालीन भारत। प्रारंभिक मध्यकाल में 750 से शुरू होगा और 1200 साल तक चलेगा। यहां सबके सब एडी में है कन्वर्ट। आधा घंटा आप वेट कर लीजिए, क्लास होने दीजिए, आधा घंटा नीचे बैठ जाइए ना, उसके बाद हम बुला लेंगे आपको, ठीक है। हाँ, थोड़ा हवा ले लीजिए। आइए इधर देखिए, मध्यकालीन दो भाग में, एक प्रारंभिक मध्यकाल और दूसरा मध्यकालीन भारत। 750 से लेके 1200 और 1200 से लेके 1765। ये 1765 पता चल ही गया होगा, इलाहाबाद की संधि। 1764 बक्सर का युद्ध और फिर 1765 इलाहाबाद की संधि। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये आते हैं प्रारंभिक मध्यकाल 750 से लेके 1250 का टाइमिंग। आइए, सबसे पहले विकेंद्रीकृत, इसके अंदर सामंतवाद आ जाएगा। याद कीजिए, जब जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं बैठे हुए, हमने सामंतवाद बताया था विश्व इतिहास में ले जाके, और उसी टाइम बोला था एक बार सामंतवाद जो है हम भारत में भी बताएंगे, जो मध्यकाल में ले जाकर बताएंगे। तो सबसे पहले सामंतवाद क्या था। सामंतवाद के सामाजिक क्या थे कारण, राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण क्या थे। ये पूरा का पूरा चैप्टर सामंतवाद में जाएगा। सामंतवाद के बाद में दूसरा यहां पे पॉइंट जो शुरू होगा, इसी में राजपूतों का और राष्ट्रकूटों दोनों का उदय हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा जो चैप्टर शुरू होगा, राजपूत और राष्ट्रकूट, इन दोनों को गहराई से देखना होगा। दक्षिण भारत, ठीक है, बताएंगे उसको डिटेल से, सब बताएंगे, बस एक बार सिलेबस देख लीजिए। इसी के अंदर जो देखेंगे तीसरा खंड जो हमारा रहेगा वो कला वाला सेशन रहेगा, कि कला का क्या हुआ। क्योंकि कला हमारी जिंदगी का अगर रियल में देखा जाए तो कला आज भी सबसे प्रथम पायदान पे खड़ा है। आपके पास कला है ना, गाना सुनने का, गाना गाने का, मूवी देखने का इंटरटेनमेंट है क्या। कोई फोटो बनाता है, उसमें इंटरेस्ट उसको आता है, ये क्या है आपके जीवन का अगर कुछ ना कुछ तो होगा। जिसका कुछ नहीं होगा तो मरा हुआ है, उसी को हॉबी भी कहते हैं। सिंपल सा, ये क्या है, कला ही तो है आपका हॉबी। कोई ना कोई, किसी का खाना बनाने का कला होगा, किसी को बेवकूफ बनाने का कला होगा, वो भी कर रहा है, तो भी क्या है, कला, उसमें भी माहिर है वो। कला में जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, स्थापत्य। ध्यान से देखिएगा, मुझे देखिएगा, मूर्ति कला, मंदिर निर्माण की कला, इन तीनों को देखेंगे। क्या ये तीनों हम आपको मेंस में नहीं पढ़ाएंगे। चाहे मौर्य कला की बात हो, पाल कला की बात हो, पटना कलम शैली की बात हो, मधुबनी पेंटिंग हो, क्या नहीं पढ़ाएंगे। सब सेम टू सेम जीरोक्स है, यहीं से भाग के वहां जाकर बैठेगा। स्थापत्य मतलब समझ में आ ही गया होगा कि उस टाइम में घर का निर्माण किस तरीके से होता था, अलग अलग तरीके से। आज भी आप अगर गांव में चल जाइए तो गांव का घर का निर्माण अलग तरीके से देखे होंगे, शहर में आए तो अलग तरीके से। अब फिर गांव जाके देखिए, वहां भी अब धीरे धीरे जो नया बिल्डिंग बन रहा है उस शहरों के परिप्रेक्ष्य से बन रहा है, धीरे धीरे बनते जा रहा है। मूर्तिकला, मूर्तिकला पहले ऐसा बनता था, पता ही नहीं चलता था कौन देवी जी है और कौन देवाजी है, पता ही नहीं चलता, दोनों का शकल एक ही जैसा बनता था जब आप लोग बचपन थे। धीरे धीरे बदलने लगा, उसके बाद बढ़िया सा चमकीला टाइप का आने लगा। उसके बाद थोड़ा और अपडेट हुए, अब भगवान जी 7 और 6 पैक के रूप में आना शुरू हो गए। ये जो बदलाव हो रहा है आप नहीं देख रहे क्या फोटो में। मैं धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको देखने की, आप जब मंदिर में जाते हैं या फिर आप कहीं पे तस्वीर देखते हैं भगवान जी का फोटो में, कैसा लगता है, क्या अट्रैक्ट नहीं कर लेता, लगता साक्षात अब कृष्ण भगवान निकलने वाले हैं, 2 मिनट बस हाथ पकड़ो निकल जाएंगे बाहर। नहीं होता क्या, रात में रख दो तो रात में उतना ही, जितना दूर कृष्ण भगवान उतना दूर चमक रहा है। वो क्या है, मूर्तिकला। मूर्ति जो बनाने के लिए आपके पास में आता है, क्या अजीब अजीब तरह की मूर्तियां नहीं बन रही है क्या। सरस्वती जी की जो है, एक कोई कमल पे बैठा रहा, कोई उल्लू पे बैठा रहा, कोई किसी और पे बैठा रहा। तो कहने का मतलब बता रहा हूं, कोई जो है नीचे रख दिया हाथ, कोई जो है हाथ को ऊपर कर दिया। बस क्या है, ये बदलाव जो है क्या आज आपके नहीं है समाज में, बताइए।
अब थोड़ा कला की यहां पे बात कर लिया जाए तो कला में फिर से बुद्ध का मूर्ति जो है कई जगह आप देखे होंगे इस कंडीशन में, कई जगह इस कंडीशन में, कई जगह सोते हुए कंडीशन में। ये है क्या? कला ही तो है, मूर्ति कला ही तो है। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण की कला। पहले जो मंदिर होती थी आप देखते होंगे ऐसे ऐसे गोल जैसा होता था, उसके बाद आपने देखा सीधे शंकु टाइप से होने लगा, ठीक है ना। अब जो आप देखते हैं वो कैसा है? चतुर्भुज टाइप से है। यही पटना का हनुमान मंदिर जाइए, लगेगा घर में है, मंदिर तो है ही नहीं कोई एंगल से। आराम से जाइए, बैठ जाइए, पूरा फ्लोर बाय फ्लोर जो है वो क्या है, एकदम छत जैसा बना दिया, वो भी मंदिर है। बात समझिए। यहीं पे इस्कॉन मंदिर टेंपल भी शुरू हुआ है। अब यहां की मंदिर की मूर्ति देखिए, लगता है ऐसा नक्काशी किया कि पूरा मंदिर में नक्काशी कर दिया। ये भी क्या है? एक कला है मंदिर बनाने का। क्लियर हुआ? यहां ये पढ़ लेंगे, धर्म और दर्शन शंकराचार्य। धर्म और दर्शन की बात आएगी तो एक बार आपको क्लियर करते हैं। जब हम प्राचीन पढ़ा रहे थे तब हमने आपको क्या बताया था? बौद्ध और जैन। वैदिक सभ्यता में कृतियां कर्मकांड आ गया तो बौद्ध और जैन का जन्म हुआ। और यहां पे जो धर्म और दर्शन है शंकराचार्य का, इसका मतलब है कि यहां भी कृतियां आई, यहां भी कृतियां आई, तभी तो सूफी और भक्ति आई। सूफी ने क्या किया? जो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के अंदर धर्म के अंदर कृतियां फैल गई, उनको दूर करने की बात किया। और दूसरा जो भक्ति था, यानी कि हिंदुओं के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जो कृतियां आ गई थी उनको दूर करने की बात किया। और इसमें शंकराचार्य को सेंटर में लेकर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा चोल साम्राज्य। अक्सर आप फिल्म्स में पढ़ के ही आए होंगे, लेकिन यहां जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। चोल, चालुक्य, चेर, पांड पढ़े ही होंगे, अलग बात है, बस ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़े थे। हाँ, इनका क्या पहचान है, इनका क्या राजधानी है, इसी टाइप से पढ़े होंगे। यहां पूरा डिटेल में पढ़ना है। चोल साम्राज्य की राजनीति क्या थी? चोल साम्राज्य की स्थानीय स्वायत्त सरकार क्या थी? चोल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी? सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति चोल की कैसी थी? एक ही चीज को आपको समझना है, ए टू जेड। जब चोल चल देंगे उसके बाद हमारे पास आएगा समकालीन भारतीय व्यवस्था का वर्णन। अलबरूनी का पता ही होगा, इसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा। अलबरूनी का नाम सुने हैं? कौन है? क्या? बिल्कुल, ये क्या है? एक इतिहासकार है। रियल में अगर इतिहास शुरू होती है तो यहीं से शुरू होती है, भारत का यही लिखता है। और इसी का, इसके बिना तो आपका काम ही अधूरा रहेगा। कि राजनीतिक परिवेश क्या था अलबरूनी का, वो देखेंगे। अलबरूनी की आर्थिक स्थिति जो थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, समाज के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर धार्मिक और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या कहा भारत के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस टाइम की स्थिति, भारत की राजनीति कैसी थी, उस टाइम की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस टाइम की सामाजिक स्थिति कैसी थी, और उस टाइम की धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। उसके बाद जो हमारा होगा वो सीधा शुरुआत हो जाएगा 1200 के बाद। 1200 से 1765 का टाइमिंग पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत रहेगा, एकदम मिडिल में आएगा। और इसी टाइम में इस्लाम का आगमन होता है, और यहीं से आपका शुरू होता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स आप यहीं से शुरू करते हैं। याद ही होगा, जजिया कर नाम सुने ही होंगे। मोहम्मद बिन कुदरत, मोहम्मद बिन कासिम, यही सबसे पहले अटैक करता है। यहीं से शुरू होगा। हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, कैसे भारत में आ गए, आना चाहिए था या नहीं चाहिए था। ये तो कंट्राडिक्ट का सवाल है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। हम हर धर्म का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन आज आपको पता चलेगा, अब तक आप नहीं पढ़े, कि आखिर इस्लाम धर्म आया कैसे। और इसको जब हम जोड़ेंगे, हमेशा एक चीज बता देते हैं कि जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो जहां जरूरत पड़ेगा वहां विश्व इतिहास से जोड़ेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा वहां आधुनिक से जोड़ेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगा वहां प्राचीन से जोड़ेंगे। याद रखिएगा। और हर जगह आपको समझाना, क्योंकि ये पूरा का पूरा जब तक विश्व इतिहास से नहीं जोड़ा जाए मजा नहीं आएगा पढ़ने में।
क्लियर है? सामंतवाद पढ़ाएंगे, जब तक विश्व इतिहास नहीं जोड़ेंगे मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में आपको। कैसे सामंतवाद है, क्यों सामंतवाद है, कैसे आया है, उसी तरीके से यहां इस्लाम। उसके बाद आएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना पढ़ो उतना कम है। दिखने में तो लगता बड़ा आसान है, लेकिन दिल्ली सल्तनत इतना भी आसान नहीं है जितना सोच लिया जाता है। लेकिन इतना कंफर्म है कि दिल्ली सल्तनत के कुछ ही ऐसे शासक हैं जहां से बार बार क्वेश्चन एराइज होता है। एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा दिल्ली सल्तनत से, और पता है वो कहां से क्वेश्चन उठा के डालेगा। उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत देख लेंगे। उसके बाद स्थानीय स्वायत्त शासन, चाहे वो बहमनी का देख लें, मालवा का देख लें, या विजयनगर का देख लें, ये सब के सब जो है दक्षिण भारत में क्या स्थिति है उसके बारे में देख लेंगे। क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो होगा वो उत्तर भारत को कमान करेगा, दक्षिण भारत अलग अलग क्षेत्रों में रहेगा, अलग अलग राजा के अंदर में रहेगा। ये चीज आपको यहां पर पढ़ना होगा। यहां से जब पढ़ा के निकलेंगे तो पहुंचेंगे मुगल काल। मुगल काल में शुरुआत का जो खंड होगा वो बाबर से लेके हुमायूं तक होगा। एक खंड बाबर से हुमायूं तक क्लियर होगा। उसके बाद बीच में एक एंट्री जो होगा वो शेरशाह सूरी शूर वंश का, जो अफगान का शासक था, उसकी एंट्री होगी। कोई डाउट नहीं है? उसके बाद फिर होगा मुगल काल, घबराइए नहीं। यहां आएगा सूरवंश, शेरशाह शूरी के बारे में पढ़ेंगे। मकबरा पता ही कहां पे है, सासाराम में, जानते ही होंगे। यहां के बाद फिर से मुगल काल, ये पार्ट 2 में आएगा। पार्ट ए में मुगल काल को आया, यहां बाबर से हुमायूं तक हुआ, हुमायूं को हराया, हराने के बाद थोड़ा देर के लिए विराम हुआ, शूरवंश का उदय हुआ, शूरवंश समाप्त हुआ, फिर से मुगल काल शुरू हुआ। अब जो मुगल काल शुरू होगा वो अकबर के नेतृत्व में शुरू होगा। आगे जब अकबर का पूरा मुगल काल औरंगजेब तक चलेंगे, उसके बाद मराठा चलेंगे। मराठा में शिवाजी का चर्चा करेंगे। जैसे शिवाजी का चर्चा हो जाएगा उसके बाद फिर से पीछे बैक धरेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि आपको लगेगा कि दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ना है, क्योंकि सिंपल दिल्ली सल्तनत बोल के निकले हैं। अभी आप देखिए ना पीछे का दिल्ली सल्तनत, और मैंने कोई भी ब्रांचेज नहीं किया, मैंने बस दिल्ली सल्तनत देख लिया। अब दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ना है, सॉरी, वो देख लेते हैं। आइए, लेट तो नहीं हो रहा है ना, बस 5 से 7 मिनट और, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश में इल्तुतमिश और बलबन। और किन्हीं के दिमाग में कुछ दौड़ रहा होगा? बीच में रजिया भी उड़ा दिए हैं सुजीत सर, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक भी उड़ा दिए हैं सुजीत सर। स्थापना जो कर रहा, जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में ना पढ़ाएं आपको। इसमें जो है इल्तुतमिश का इक्तेदारी, जागीरदारी और मनसबदारी, इसको क्या करना है, पढ़ना है। और खास करके मनसबदारी जो पढ़ेंगे वो मुगल काल में पढ़ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या था, क्या चल रहा था, और इससे किस तरीके से परिवर्तन हो रहा था। ये जो इक्तेदारी और जागीरदारी है ये तो दिल्ली सल्तनत में थी, लेकिन मनसबदारी जो था वो मुगल काल में था। और मुगल काल के फिर पतन का क्या कारण बना, यही उसको समझना। नेक्स्ट है बलबन में चलेंगे। जैसी बलबन का आएगा राजस्व का सिद्धांत, इसका क्या था, और इसी राजस्व के सिद्धांत में लौह और रक्त की नीति, इसके बिना तो बलबन अधूरा है। बलबन का नाम ही है लौह और रक्त की नीति, इसके बिना तो बलबन हो ही नहीं सकता। उसके बाद आएंगे खिलजी। यहां पे गलती से लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, खिलजी होगा, खिलती नहीं होगा। खिलजी वंश, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, एक जो गलती होता है वो लगातार दोहराई जाती है। अलाउद्दीन खिलजी नाम सुने ही होंगे। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण का विस्तार क्या था, प्रशासन में सुधार कैसे किए, आर्थिक सुधार क्या था, सामाजिक सुधार क्या था, इन सब के बारे में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? प्रीलिम्स में आप पढ़े हैं, प्रीलिम्स में पढ़ के यहां तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन जब यहां पढ़िएगा तो पूरी गहराई में आपको डूब के पढ़ना है। नेक्स्ट है तुगलक वंश। नेक्स्ट में तुगलक वंश में थोड़ा सा आगे चलेंगे। एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाए एक सबसे पढ़ा लिखा, सबसे समझदार, उसके बाद भी सबसे बड़ा अभागा। 5 योजना लाया, 5 योजना फेल कर गया। इसका किस्मत का दोष है, कह सकते हैं, जबकि सबसे पढ़ा लिखा, देखिए ना, खुद ही लिखे हैं।
तो जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है समाज में वही पगला भी है। देखे कि नहीं? जो ज्यादा अंग्रेजी जानता है बड़बड़ाते रहता है, पगला समाज घोषित करता, देखे है ना? इसको उस लेवल में मत लीजिएगा, ये बस समझाने के लिए। ये पागल भी था और ये क्या था? असफल था। एमबीटी। एमबीटी के बाद फिरोज शाह तुगलक। जैसे फिरोज शाह तुगलक का नाम आएगा दिमाग में सीधा चल जाएगा इनकी धार्मिक नीतियां। क्योंकि जजिया कर जब लाया गया था तो उसमें क्या था कि ब्राह्मणों को अलग हटा के रखा गया था कि उनको जो है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ब्राह्मणों पे टैक्स लगाने का जो श्रेय जाता वो किन पे जाता? फिरोज शाह तुगलक पे। और ब्राह्मण आज भी जो है वो पूजनीय है। हर अच्छे और शुभ काम में किनको बुलाया जाता है? ब्राह्मण को बुलाया जाता है। पंडित जी बिना तो सब अधूरा है। शादी से लेके मृत्यु तक पंडित जी को आना। अलग बात है तुरंत डिवोर्स हो जाता है, लेकिन एक बार जो है कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। वो संस्कृत में बोलते हैं पता नहीं चलता, रात भर का खेल होता है, कौन उतना ध्यान दे, है ना? बस वो जो बोलते हैं गोत्र बताओ, नाम बताओ, बाबूजी का नाम, उसका तेसर लाइन तो हमको पता भी नहीं चलता वो क्या बोल रहे हैं। हमको भी लगता है जल्दी सुबह हो जाए, भगवान करे। बातें समझ में आ रही? और यहां पे ये काम कर, तो इनकी जो है धर्म वाली नीतियां सबसे इंपॉर्टेंट है। सामाजिक क्या है, धर्म क्या, राजनीतिक क्या, आर्थिक क्या है, और पतन का इनका कारण क्या बना। जीएसटी, एमबीटी और एफएसटी, गयासुद्दीन ने इसको बनाया। एमबीटी ने अपने टाइम तक हद तक कोशिश किया, पढ़ा लिखा होने के बाद काजी का पद तक खुद ही संभालता था, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था। लेकिन किस्मत जब साथ नहीं देता तो देखो क्या होता। पता है ना, गंगा द्वाब के क्षेत्र, गंगा यमुना के द्वाब के क्षेत्र में जो है टैक्स लगाया, वहां भी असफल हो गया। सैनिक को भेजा, वहां भी असफल हुआ। 1 साल का पूरा किराया दे दिया कि आगे चल के जो है युद्ध करना, वो भी असफल हो गया। सिक्के चलाया, वो भी असफल हो गया। तो इसी में बताएंगे। आइए नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का पतन। इसके बिना तो संभव ही नहीं कि दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे हुआ, क्योंकि जब तक पतन नहीं होगा तो मुगल काल का उदय ही नहीं होगा। इसलिए इसको पतन तो करना ही करना है हमको। इसके पतन में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव, चाहे राजनीति हो जाए, आर्थिक हो जाए, सामाजिक हो जाए, धार्मिक हो जाए, कला, साहित्य और तकनीक। स्थानीय शासक, चाहे विजयनगर साम्राज्य हो जाए, मालवा हो जाए या बहमनी हो जाए, इसकी कैसी उत्पत्ति हुई थी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कला और सांस्कृतिक, और विजयनगर का पतन। अब एक चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सुजी सर यहां दिल्ली सल्तनत का प्रभाव दिखा रहे हैं और दूसरी साइड में आप इसको रखें स्थानीय शासक, क्योंकि इसको पतन करने में नीचे जो दक्षिण में जो शासक हैं वो भी तो काम करेंगे, वो भी तो इंतजार में करेंगे कि कितना जल्दी दिल्ली सल्तनत क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अंतिम वर्ष आपको पता है इब्राहिम लोदी लड़ता किससे? बाबर से लड़ता। 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। वहां के बाद पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत डूब जाता है, समाप्त हो जाता है उसका सूरज। और फिर निकलता उदय कौन होता है? मुगल साम्राज्य उदय होता है, आप जानते होंगे। उसके बाद यहां जो है विजयनगर, चाहे मालवा, चाहे बहमनी, इन तीनों को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना कि नीचे क्या हो रहा था तमाशा। ये तो हम ऊपर दिल्ली की कहानी बता रहे थे, दिल्ली सल्तनत, लेकिन साउथ में क्या चल रहा था उसको भी हमको देखना। क्लियर? इसका क्वेश्चन बैंक भी आपको दिखाएंगे, मत घबराइए, पूरा क्वेश्चन बैंक रखा हुआ है। आज नहीं दिखाएंगे। मुगल काल, मुगल काल में इसकी स्थापना, ये सब आपको दे देंगे फॉर्मेटिंग, आप रख लीजिएगा। उसके बाद बाबर और हुमायूं, चुनौतियां कौन दे रहा था? शेरशाह सूरी, कोई दिक्कत? आगे चल के सूरवंश की स्थापना, शेरशाह सूरी उसका शासक, और शेरशाह सूरी का प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुधार पढ़ेंगे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, जिसका आगे चल के इनकी सारी व्यवस्था का अगर कोई अनुपालन करेगा तो कौन करेगा? अकबर करेगा, और अकबर का विजय भी हासिल होगा आगे चलने के बाद। आर्थिक सुधार जिसमें भू राजस्व प्रबंधन होगा। उसके बाद समाज में कैसा इन्होंने काम किया शेरशाह सूरी ने, सांस्कृतिक धार्मिक इनका कैसा था व्यवस्था, प्रभाव क्या था, समकालीन प्रभाव और दूरगामी प्रभाव, दोनों पर, समकालीन भी और दूरगामी भी। और आगे चल के इसका पूरा फायदा अगर किसी ने लिया तो किसने लिया? अकबर ने लिया, पूरा फायदा उठाया।
अब यहां अकबर की विस्तार की नीति, प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी अकबर की, उसके बारे में देखेंगे। सामाजिक पक्ष कैसा था वो देखेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष कैसा था उसको समझेंगे। और अर्थव्यवस्था कैसी थी, आर्थिक स्थिति अकबर के समय में, काल में, उनको देखेंगे। उसके बाद पूरा अकबर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको कहीं कोई पॉइंट लगे कि यहां पे एक्स्ट्रा और देना चाहिए तो आप बता सकते हैं। ये आपका सिलेबस है। ये सिलेबस आप 30 रुपया में खरीदिएगा, मार्केट में वहां भी नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अल बरूनी का दृष्टिकोण, कितना प्यारा सा नाम लगता है, छोटा सा, जिसे इब्न बतूता बताते थे, याद है? उसी तरीके से अल बरूनी। थोड़ा आइए अल बरूनी को देखते हैं। भारतीय व्यवस्था का वर्णन करता कौन? अल बरूनी। और बताता है कि भारतीय व्यवस्था है कैसा, चाहे वो राजनीति की बात हो जाए, चाहे आर्थिक की बात हो जाए, चाहे सामाजिक की बात हो जाए, चाहे सांस्कृतिक की बात हो जाए। तब तो पता चले कि उस टाइम में कैसी व्यवस्था थी भारत की। चाहे राजनीतिक में देखें, आर्थिक में देखें, सामाजिक में देखें और संस्कृति में देखें। आपने एक चीज देख लिया कि जितनी भी बातें मैंने बता रहा हूं, जीवन के चारों क्षेत्र से जोड़ के बता रहा हूं। वही इतिहास में भी मैंने बोला था आपको। कोई भी ऐसा नहीं है जो जीवन के चारों क्षेत्र से जोड़ के अगर नहीं बताऊं तो आपकी समझ से बाहर का बात है। और इसी को जोड़ के हमेशा फॉर्मेटिंग में आपको लिखना है आंसर, जिससे 200 प्लस आप ला सकें। आइए नेक्स्ट है औरंगजेब। लास्ट टाइम बचा हुआ है। इसके मरने के बाद आधुनिक का जन्म ही शुरू हो जाएगा। औरंगजेब की सबसे बड़ी धार्मिक नीतियां, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मुगल काल को पतन की ओर ले जाने का सबसे बड़ा श्रेय जो था औरंगजेब की धार्मिक नीतियां थी। यह कट्टर धार्मिक नीतियां थी। यह बात क्या हद तक आप मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये तो कहना ही गलत है, तो इतिहास को मोड़ा जाएगा। इसमें और सारे कारण हैं। उन सारे कारणों में एक कारण यह भी है क्योंकि जजिया कर जो समाप्त कर दिया था अकबर ने, फिर से इसके टाइम में क्या हो गया था? ओपन हो गया था। यह सच बात है। यह क्या था? पूरी तरीके से कट्टर था, यानी मुस्लिमों का क्या था? सहयोगी था और हिंदुओं से नफरत करता था। अकबर जस्टिस का उल्टा था, वो भी करता था मुस्लिमों का, लेकिन हिंदुओं पे भी बहुत हद तक ध्यान दिया था। उठाइए ना उनको बगल में, अब तो उठ जाइए। सब इंसान जग गया, अभी आप भी सोए हुए हैं। फिर कहिएगा सुजीत सर जहां थे वहीं खड़े हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, औरंगजेब की राजनीतिक नीतियां, औरंगजेब के, ये 2 बार हो गया, रिपीट हो गया। औरंगजेब की आर्थिक नीतियां, औरंगजेब के सामाजिक नीतियां और औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन का कारण फाइनली लिख दिया हूं। क्या कारण था? क्योंकि यहां के बाद मुगल पतन शुरू हो जाएगा और यही के बाद आगे जब चलेगा तब क्या चलेगा? उत्तर मुगल काल, जहां से शुरू क्या हो जाएगा? मुअज्जम, आजम, कामबख्श, नहीं, बहादुर शाह प्रथम, यहीं से शुरू होगा। खैर हमें वहां जाना भी नहीं है। आइए संपूर्ण मुगल साम्राज्य, एक बार जो है पूरे मुगल साम्राज्य को देखना है। इसमें हम क्या देखेंगे? इसकी कला क्या थी मुगल काल का, उसके बाद यहां की राजनीति व्यवस्था क्या थी, चाहे मनसबदारी हो या फिर जागीरदारी हो, इन दोनों को अच्छे तरीके से देखना है। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, प्रौद्योगिकी विकास किस तरीके से हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का कैसे विकास हुआ ये देखेंगे। और फिर मुगल साम्राज्य के पतन कैसे होता है उसको देखेंगे। और यहां जाते जाते हम पूरी तरीके से मध्यकालीन से बाहर निकल जाएंगे। यह है सिलेबस। बताइए अगर रियल में देखा जाए तो है कितना पढ़ना? अगर आपसे पूछा जाए तो कहां है? 4 से 5 चैप्टर मात्र पढ़ना है। लेकिन जब फॉर्मेटिंग करना शुरू किए तो क्या हुआ? एक लंबी दूरी तक हम सफर कर लिए। यही होता है जब आप सिलेबस लिखा जाता तो एक एक पार्ट को बताने में सिलेबस बड़ा हो जाता। आप इसमें है ही क्या है? कुछ नहीं है। थोड़ा सा बस आपको जानना क्या, दिल्ली सल्तनत जानना है, वहां से आगे चलना है, मुगल काल जाना, बस 2 चैप्टर है। थोड़ा सा भक्ति उक्ति है, थोड़ा सा नीचे में साउथ वाला देख लेना है, विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी हो गया, इन सबको देख लीजिए, थोड़ा सा चोल को देख लीजिए, काम खत्म है। 4-5 चैप्टर है, उससे ज्यादा है ही नहीं मध्यकालीन में। लेकिन जब हम आपको बताने लगे तो 3 घंटा क्रॉस कर गया। यह है आपका पूरा का पूरा सिलेबस।
हम लोग का अब जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, वो क्लास हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। आपकी क्लास जो है डेली रहेगी, डेली इसी टाइम में रहेगी। क्लियर है ना? 12:30 से ही रहेगी। बंद कर दीजिए। हाँ, उसको बंद कर दिया है। अच्छा, उसको बंद कर दिए हैं। कीजिए बंद। लिखो तो, यहां पे नाम, यहां पे नंबर लिख के पीछे देना।